गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम और उसका उदाहरण देखा था। अभी हम लोग नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आदर्श व्यवहार से विचलन। देखो, दुनिया में जितनी भी सारी गैस हैं वो आदर्श व्यवहार नहीं दर्शाती हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग आदर्श गैस नहीं कहते। तो ये सारी गैसें होती हैं वास्तविक गैसें, लेकिन वास्तविक गैसों के अंदर तापमान में परिवर्तन लाया जाए और दाब में परिवर्तन लाया जाए तो ये वास्तविक गैसें भी आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। मतलब कि वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार कर सकती हैं। तो ये जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार से जो है आदर्श गैसों जैसा व्यवहार कर सकती है, लेकिन उनके लिए हमको कारक बदलना पड़ता है। लेकिन सामान्य रूप से वो सारी गैसें तो जो है वास्तविक गैसें हैं, वो आदर्श व्यवहार क्यों नहीं करती, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन आदर्श व्यवहार से विचलन करके वो वास्तविक गैसें कैसे होती है वो हम लोग देखना चाहते हैं। मतलब कि वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार की तरह जो है क्यों व्यवहार नहीं करती हैं, आदर्श गैसों की तरह वो व्यवहार क्यों नहीं करती है, उनके अंदर कैसा विचलन देखने को मिलता है। अब जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करते हुए विचलित हो जाती हैं, वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। और ऐसा विचलन जो है वो दो प्रकार से होता है। क्या चाहिए सर? दो प्रकार का विचलन होता है, एक धनात्मक विचलन होता है, एक ऋणात्मक विचलन होता है। उसको हम लोग एक ग्राफ बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, इस ग्राफ को मैंने इस तरह से लिया हुआ है कि ये है दाब और ये है पीवी। ठीक है, कि भाई अगर हम लोग आदर्श गैस समीकरण देखें तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो है वो कहते हैं। अब वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करेगा? जब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हो जाए। अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का मतलब कि जब पीवी बराबर एनआरटी हो जाए तो एनआरटी अपॉन एनआरटी हो जाएगा, अर्थात 1 हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि पीवी अपॉन एनआरटी इक्वल्स टू जब 1 हो जाता है तब सारी गैसें, सारी वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर सकती है। कब? जब पीवी अपॉन एनआरटी बराबर क्या हो जाए? 1 हो जाएगा। इनका अनुपात कैसा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अर्थात पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हो जाएगा। पीवी का मूल्य और एनआरटी का मूल्य जब समान हो जाएगा तब 1 आएगा पीवी अपॉन एनआरटी का मूल्य, तब वो वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। अब मानो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ में ये वाला जो लकीर है, ये वाली लकीर, वो वाली लकीर आदर्श गैस के व्यवहार जैसी लकीर है। जैसा आदर्श गैस व्यवहार करता है उसी तरह से ये लकीर बनाई गई है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो जाएगा वो धनात्मक कहा जाएगा, धनात्मक विचलन, और नीचे जो आएगा उसे कहा जाएगा ऋणात्मक विचलन। पहले दो गैसें लेते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का मूल्य दाब बढ़ाने पर P गुणे V का मूल्य इस तरह से बढ़ता है। हाइड्रोजन और हीलियम का, इनका विचलन हमेशा आदर्श गैस की तुलना में धनात्मक रहता है। इनका विचलन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए दाब बढ़ाने पर PV का मान भी बढ़ता है। ठीक है ना? और इस तरह से जो व्यवहार दर्शा रहे हैं वो यहाँ पर जो है वो धनात्मक विचलन है।
ठीक है। लेकिन दूसरी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा मीथेन के लिए द्वितीय प्रकार का वक्र मिलता है। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में आदर्श व्यवहार से पहले, जब यहाँ से शुरुआत की गई थी ना, तो पहले नीचे की तरफ वक्र जाते हैं, दोनों में नीचे की तरफ, इसलिए पहले ऋणात्मक विचलन है। लेकिन आगे जाने के बाद वो आदर्श व्यवहार को काटते हुए धनात्मक विचलन की ओर जाते हैं। मतलब कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन दोनों पहले ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं और बाद में धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। चलो, अब दाब आयतन का आरेख खींचा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा आरेख खींचते हैं। कौन सा आरेख लेते हैं हम लोग? दाब और आयतन का आरेख हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब पहले हमारे पास यहाँ पर दो गैस है। ये गैस जो है हम लोगों ने आदर्श गैस ली है, और ये वाली जो गैस है वो हमारी वास्तविक गैस है। पहले दोनों का दाब जो है अधिक है और आयतन कम है। अब हम लोग क्या करते हैं, उनका दाब कम करते हैं। दाब कम करते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है। और दोनों के मध्य जो अंतर है वो धीमे धीमे कम होने लगता है, धीमे धीमे कम होने लगता है। दोनों थोड़ी देर के बाद वक्र एक दूसरे को टच करते हैं। एक दूसरे को टच करते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि दाब को घटाने के बाद वास्तविक गैस और आदर्श गैसों का वक्र एक दूसरे से टच कर रहे हैं। मतलब कि वास्तविक गैस और आदर्श गैस दोनों के व्यवहार समान हो चुके हैं। मतलब कि वास्तविक गैस अब आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है, उनके अंदर कोई अंतर नहीं है। लेकिन और दाब में वृद्धि करने पर इन दोनों में फिर से अंतर उत्पन्न हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से फिर से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दाब में कमी करने पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी उसके बाद दाब और भी कम करने के बाद उनके अंदर फिर से विचलन आ जाता है। मतलब कि वास्तविक गैस फिर से आदर्श गैस से विरुद्ध व्यवहार दर्शाती है, आदर्श गैस जैसा व्यवहार दर्शाती नहीं है। तो ये वास्तविक गैस है, क्यों आदर्श व्यवहार से विचलन हो जाती है। लेकिन और वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो गैस को आदर्शता से विचलित करती हैं? मतलब कि आदर्श गैस को आदर्श न रहने देकर वो वास्तविक गैसों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे क्या कारण हैं? तो वो कारण, इन दो प्रश्नों का हमको जवाब देना है। यदि हम गैसों के अणुगति सिद्धांत की अभिधारणा पर पुनर्विचारणा करें तो अब यहाँ पर हम लोग गैसों का अणुगति सिद्धांत हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि ये जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस से विचलित क्यों हो जाती है और उनको विचलन करने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं और कैसे वास्तविक गैसें, सारी वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार कैसे कर पाएंगी, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रश्न हैं कि कोई भी गैस आदर्श व्यवहार से विचलित क्यों हो जाती है। दूसरा, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो गैस को आदर्श बनाने से रोकती हैं, उनमें विचलन आ जाता है। यदि हम गैसों के अणुगति सिद्धांत की अभिधारणा पर पुनर्विचार करें तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हम पाते हैं कि अणुगतिक सिद्धांत की दो कल्पनाएं सही नहीं हैं। और वो दो कल्पनाएं कौन सी हैं? पहली, गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल
नहीं होता। पहली कल्पना कौन सी है? गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। दूसरा, अगर हम लोग ऐसा माने कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, इसीलिए वो सारी गैसें क्या हो जाती हैं? आदर्श व्यवहार से विचलित होकर वास्तविक गैसों में रूपांतर हो जाती है। दूसरा, गैस के अणुओं का आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब कि जब हम लोग किसी गैस को किसी फिक्स आयतन वाले पात्र में भरते हैं ना, तो गैस का अणु का आयतन जो होता है ना, और गैस के द्वारा गया पूरा आयतन की तुलना में बहुत छोटा होता है। मतलब कि गैस के द्वारा रोका गया पूरा आयतन, उसकी तुलना गैस के छोटे छोटे अणुओं के साथ की गई है। तो ये दो जो है संकल्पनाएं हैं कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। जब हम लोग अणु गति सिद्धांत पढ़ते हैं, गैसों का अणु गति सिद्धांत पढ़ते हैं, तो हमको ये दो चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्या? कि भाई गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। दूसरा, कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के द्वारा घेरा गया आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है ना? लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर बदलाव करेंगे। अभिधारणा पहली केवल तब सही है जब गैस कभी भी द्रवीकृत न हो, लेकिन हम लोग जानते हैं ठंडी करने पर तथा संपीड़ित करने पर गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है तथा द्रव के अणुओं को संपीड़ित करना कठिन होता है। अर्थात प्रतिकर्षण बल इतने प्रभावी होते हैं कि सूक्ष्म आयतन में अणुओं के अपमर्दन का विरोध करते हैं। यदि अभिग्रहित के सही तो दाब आयतन आरेख में वास्तविक गैस के प्रायोगिक आंकड़े तथा बॉयल के नियम पर आधारित सैद्धांतिक परिकल्पना के एक दूसरे के संपाती होने चाहिए। अगर पहला सही हो गया, वो पहला तभी सही हो सकता है जब गैस द्रवीभूत ना हो। लेकिन हमको पता है गैस तो द्रवीकृत होती है, उसके ऊपर दाब बढ़ाने पर या तो तापमान में कमी करने पर, ठीक है ना, गैस द्रवीकृत हो सकती है। अर्थात पहला जो ये है ना, ये वो पहला गलत है कि अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। हम लोग उसको कैंसिल करेंगे और गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है ऐसा मानकर आगे की थियरी पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि अगर ऐसा सही होता तो दूसरा नंबर का कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, अगर ऐसा हुआ तो दाब आयतन आरेख में वास्तविक गैस के प्रायोगिक आंकड़े तथा बॉयल के नियम पर आधारित सैद्धांतिक परिकलन एक दूसरे के संपाती होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अर्थात हम लोगों को इन दोनों की परिकल्पनाओं से विरुद्ध परिकल्पना बनाकर चेक करना पड़ेगा। वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार से विचलन इसलिए दर्शाती है क्योंकि अणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं है, वो गलत है। गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। आकर्षण बल होता है का मतलब ये हुआ कि अणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। आकर्षण बल अणुओं को पास पास लाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल अणुओं को एक दूसरे से दूर करने का प्रयास करते हैं। उच्च दाब पर गैस के अणु पूर्ण प्रतिघात के साथ पात्र की दीवार से नहीं टकराते, क्योंकि आणविक आकर्षण बल के कारण वे पीछे की ओर अन्य अणुओं के साथ आकर्षण बल महसूस करते हैं। यह गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवार पर उत्पन्न दाब को प्रभावित करता है। अतः वास्तविक गैस के द्वारा उत्पन्न दाब आदर्श गैस के दाब से कम होता है।
इसको हम लोग ऐसे समझाएंगे कि अगर हम लोग कोई पात्र के अंदर गैस को भरते हैं तो दो तरह के अणु उनके अंदर होते हैं। एक अणु पात्र की दीवार के पास में होता है, एक अणु पात्र की दीवार से दूर होता है। जो पात्र की दीवार से अणु दूर होता है और अब अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता, ऐसा कैंसिल करके आकर्षण बल लगता है, तो क्या होगा कि आकर्षण बल लगेगा तो ये इसके ऊपर आकर्षण करेंगे। और अगर मध्य वाले अणुओं की बात करें तो उसके आसपास जो अणु है वो समान रूप से आकर्षण करते हैं। समान रूप से आकर्षण करने से परिणामी आकर्षण बल शून्य हो जाता है, अर्थात इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु कि भाई अगर कोई अणु पात्र की दीवार के पास में है तो क्या होता है, तो पात्र की दीवार के पास में रहे हुए अणु को ये पीछे वाले जो अणु हैं, अणु के पीछे वाले अणु जो है उसको आकर्षित करते हैं। अब ये वाला अणु क्या करेगा, इनकी तरफ आकर्षित होने का प्रयत्न करेगा, अर्थात ये जितनी तेजी से इस पात्र की दीवार के ऊपर संघात करके दाब लगाना चाहता था वो उतना दाब लगा नहीं सकता, क्योंकि उसकी गति को धीमा कर देते हैं पीछे वाले अणु जो इनके ऊपर क्या करते हैं, आकर्षण। ये वाले मध्य में रहे हुए अणुओं का आकर्षण क्या हो जाता है, शून्य, क्योंकि सारे अणुओं का आकर्षण समान रूप से समान दिशा में होते। लेकिन अगर पात्र की दीवार की तरफ जितने भी सारे अणु हैं उनको उनके ऊपर उनके पीछे रहे हुए अणु आकर्षित करते हैं, आकर्षण करते हैं, इसलिए जितने स्पीड से वो यहाँ पर प्रेशर लगाना चाहते थे दीवार के ऊपर, पात्र की दीवार के ऊपर, उतना प्रेशर लगा नहीं सकते। अर्थात यदि अगर हम लोग यहाँ पे कोई प्रेशर मापने वाला यंत्र रखें तो यहाँ पर हम लोगों को जो प्रेशर मिलेगा वो वास्तविकता से कम मिलेगा। यहाँ पे प्रेशर वास्तविकता से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। बोलो समझ में आया। अर्थात वास्तविक गैस के द्वारा उत्पन्न दाब आदर्श गैस के दाब से कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वास्तविक गैसों का दाब कम हो जाता है, इसलिए आदर्श गैस के दाब से हमेशा वास्तविक गैस का दाब जो है वो कम देखने को मिलता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अगर हमको आदर्श गैस का दाब वास्तविक गैस से बराबर करना हो तो क्या करना पड़ेगा। ऐसा हो रहा है कि भाई आदर्श गैस का दाब वास्तविक गैस का दाब जो है वो आदर्श गैस से कम है, ये वाला मूल्य कम है। वास्तविक गैस का दाब आदर्श दाब से कम है, क्योंकि यहाँ पर जितनी गति से पात्र की दीवार की तरफ टकराने चाहिए थे वो टकरा नहीं पाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उस पात्र की दीवार के पास में रहे हुए अणु के ऊपर पीछे वाले अणु क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। पहला वाला हम लोगों ने अभी क्या कर दिया है, गलत करके आकर्षण बल होता है ऐसा मानकर हम लोग थियरी पढ़ रहे हैं। आकर्षण बल लग रहा है जिससे जितना हमको दाब मिलना चाहिए था उससे कम मिल रहा है, अर्थात वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तुलना में कम दाब उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात आदर्श गैस के दाब से वास्तविक गैसों का दाब कम है और आदर्श गैस का दाब अधिक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी अधिक है, ये कम है, इसके अंदर कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ जोड़ेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि ये वाला जो हमारा पाला है, मानो कि इसके अंदर 10 ग्राम द्रव्यमान है, इसके अंदर 8 ग्राम द्रव्यमान है, ये वाला इससे छोटा है, द्रव्यमान कम है। मुझे पाले को बराबर करना है तो मुझे द्रव्यमान कहाँ जोड़ना पड़ेगा, मुझे द्रव्यमान कहाँ जोड़ना पड़ेगा, जहाँ कम है वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, इतना जोड़ना पड़ेगा कि ये दोनों समान हो जाए। 10 और 8, 8 और 2 क्या हो जाए, 10 हो जाए। अर्थात हमको अगर दाब आदर्श गैस का दाब चाहिए तो वास्तविक गैस के अंदर कुछ हमको जोड़ना पड़ेगा। वो क्या जोड़ेंगे, वो हम लोग ये जोड़ेंगे, a(n²/v² जोड़ेंगे। ठीक है, तो इतना दाब हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अब ये क्या है, a तो हमारा स्थिरांक है, n तो ये हमारी मोल संख्या है,
और v जो है वो हमारा आयतन है। तो इतने मूल्यों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो सारी वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो इस स्थिति में प्रतिकर्षण बल भी सार्थक हो जाते हैं। प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं लघु मात्रा में होती हैं तथा जब अणु एक दूसरे के लगभग संपर्क में होते हैं तब ये सार्थक हो जाती है। यह स्थिति उच्च दाब पर उत्पन्न होती है, अर्थात जब हम लोग दाब बढ़ाते हैं तब यहाँ पर जो है ये स्थिति देखने को मिलती है। प्रतिकर्षण बल अणुओं को सूक्ष्म परंतु अभेद गोले की भांति व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन भी सार्थक हो जाता है, क्योंकि अणु आयतन में विचरण के स्थान आयतन में विचरण के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दाब जो है वो देखने को मिलता है। अब पी वी इक्वल्स टू NRT हमारा आदर्श गैस है, तो हम लोगों ने दाब के अंतर क्या किया, परिवर्तन किया। अब ये दाब हमारा P नहीं रहकर क्या हो गया है, ये हमारा दाब P नहीं रहकर वास्तविक प्लस AN² अपन V² हो गया है। दाब के अंदर हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया है। अब हम लोग आयतन में भी क्या करने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं। तो आयतन के लिए ऐसा बोला जाता है कि भाई यहाँ पे जो प्रतिकर्षण बल है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रतिकर्षण बल क्या करते हैं कि अणुओं को एक दूसरे से दूर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात अगर हम लोग ऐसा माने कि भाई गैस के अणुओं का आयतन, यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं, आकर्षण बल हम लोग ने देख लिया, अभी हम लोग बात कर रहे हैं आयतन की। क्योंकि गैस के अणुओं का आयतन गैस के द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग ऐसा अब नहीं मानेंगे। हम लोग ऐसा मानेंगे कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के द्वारा घेरा गया आयतन से जो है वो बराबर में है। ठीक है, तो आयतन यहाँ पर जो है वो कम है, उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आयतन को जो यहाँ पर मिल रहा है ना हमको आयतन, वो सही में आयतन ज़्यादा है। तो उस आयतन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल क्या करते हैं, उस अणुओं को जो है वो पास में लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना, प्रतिकर्षण अणु क्या करते हैं, अणुओं को एक दूसरे से दूर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। अब अणु जब एक दूसरे से दूर होंगे तो वो आयतन का गोला बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, वो गोला क्या हो जाएगा, आयतन में बड़ा हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आयतन है वो बड़ा है, लेकिन वो आयतन होना चाहिए छोटा। अर्थात उसके आयतन में हमको क्या करनी पड़ेगी, कमी लानी पड़ेगी। कितनी कमी लाएंगे, तो हम लोग -NB जितनी जो है उसके अंदर कमी लाएंगे कि भाई जहाँ NB क्या है, गैस के अणु द्वारा घेरा गया वास्तविक आयतन के लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हमने बोला कि भाई गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में बहुत कम है, उसको कैंसिल करके गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन गैस के द्वारा घेरा गया आयतन के बराबर हो जाता है। बराबर कब होगा, जब ये आयतन जो है उसके अंदर से हम लोग NB क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दाब बढ़ा देंगे, आयतन घटा देंगे, तो हम लोगों को ये सारी गैसें जो हैं, सारी वास्तविक गैसें जो हैं वो अब आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेंगी। तो ये -NB ये किसने जो है कम किया है, तो ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग के ऊपर से जो है वो कम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रतिकर्षण बलें भी काम करती हैं। प्रतिकर्षण बलें क्या कर देती हैं, आयतन को बढ़ा देती हैं। जो सही में होना चाहिए था छोटा, तो ये आयतन जो बड़ा था उसको छोटा करने के लिए उस आयतन में से कुछ घटाना पड़ेगा। वो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो NB जितना हम लोग जो है उसके अंदर से घटा देंगे। अब ये NB क्या है, तो NB है गैस के अणुओं द्वारा घिरा गया वास्तविक आयतन। B उसमें जो है स्थिरांक है और N हम लोगों को पता है वो क्या है, अणुओं की संख्या है। अब ये पूरा जो समीकरण हम लोगों को मिला, आदर्श गैस समीकरण के अंदर हम लोगों ने इतना जो है वो परिवर्तन किया, दाब बढ़ा दिया, आयतन के अंदर कमी कर दी। अब इस समीकरण को हम लोग कहते हैं वान डर वाल समीकरण। इस समीकरण को हम लोग कहते हैं वान डर वाल्स समीकरण।
ठीक है, तो ये जो है हम लोगों को इतना देखने को मिलता है। अब लास्ट वीडियो जो है मेरे के इसके लिए बनाना पड़ेगा एक और।